ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, मैं रेशम सिद्धू ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KL ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵੱਡਾ ਗੁੜਾ 'ਚ। ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NCERT ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ +1 +2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਸੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MP ਬੈਠਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MP, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। सदन में क्या कार्रवाई दिखाने का क्या नियम है क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सभासदों, सांसदों एवं बाहर से आए हुए अतिथियों का इस सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी के साथ आज की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा करता हूं। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। पहले सिरसा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए युवा संसद के मिस पूनम जी को संसद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? हिंदी भाषा में। मैं पूनम, जो कि सिरसा निर्वाचन क्षेत्र से युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, मैं सत्यनिष्ठा से यह शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा संस्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी और मैं देश की एकता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी और मैं जिस पद को ग्रहण करने जा रही हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? इंग्लिश भाषा में। I am Sukhpreet, having been elected a member of Youth Parliament from Kochi Parliamentary Constitution to swear the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold sovereignty and integrity of India, and that I faithfully discharge duty upon I am to enter. Thank you. अब मैं पटियाला निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए युवा संसद के मिस्टर मनजोत सिंह जी को संसद के सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? पंजाबी भाषा में। मैं प्रतिज्ञा लेना हाँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा ਅਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज सदन की कार्रवाई को देखने के लिए बांग्लादेश और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मेहमान के रूप में उपस्थित हैं। यहाँ पधारने पर मैं समस्त सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमारे लिए मुखातिब होकर सदन की शोभा बढ़ाई है। इनके आगमन से दोनों देशों के साथ हमारे देश के संबंध और भी मजबूत होंगे। सांसदों, अब मैं आपसे उनका परिचय करवाता हूँ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मिस्र रिया।
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिस्टर आदित्य। सांसदों, बड़े भारी व दुखी मन से आपको सूचित किया जाता है कि श्री रतन टाटा जी का हाल ही में निधन हो गया था। वे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति थे। उनके निधन से देश को असहनीय क्षति हुई है। मैं समस्त सदन की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो उनके शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही INLD सुप्रीमो और हरियाणा के 5 बार पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का भी हाल ही में निधन हो गया था। मैं उनके निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। अब मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उनके सम्मान में 2 शब्द कहें। माननीय अध्यक्ष जी, श्री रतन टाटा जी के निधन से देशवासियों को आघात पहुंचा है। वे सच्चे, ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उनकी सेवाएं इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगी। वे गरीबों के मसीहा होने के साथ साथ उद्योग जगत में विशेष स्थान रखते थे। उनकी क्षति अपूरणीय है। मैं उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और कामना करता हूं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से भी हमें गहरा दुख पहुंचा है। इस दुख की घड़ी में मैं अपना गहरा दुख व्यक्त करता हूं। परम पिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद। नेता रमन ज्योत जी। श्री रतन टाटा जी सिर्फ उद्योग जगत में नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महान व्यक्ति थे। वे गरीबों और पिछड़े वर्ग के लिए तो मसीहा थे। वे सदा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। सांसदों, अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनके आत्मिक शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। महासचिव जी, इस शोक संदेश को दिवंगत के परिवार को भिजवा दिया जाए। जी अध्यक्ष जी। नए मंत्रियों का परिचय करवाइए। शिक्षा मंत्री मिस्टर रोहित जी, स्वास्थ्य मंत्री मिस सहजप्रीत जी, रेल मंत्री मिस अनीश जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री मिस लवप्रीत जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष धारा को समाप्त किया है, किंतु हमने देखा है कि वहाँ पर शांति अभी भी बहाल नहीं हुई है। आतंकवाद की समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। आप वहाँ की स्थिति में बदलाव लाने के क्या प्रयास कर रहे हैं? गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले की अपेक्षा काफी नियंत्रण में है। हालांकि कुछ घटनाओं से सरकार भी चिंतित है। इन घटनाओं को रोकने के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। साथ ही वहाँ के विकास के कार्यों में प्रगति लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिले और वे आतंकवाद की राह पर ना जाएं। वहाँ की जनता की विचारधारा को परिवर्तित करने के लिए देश के अन्य क्षेत्र के लोगों के साथ उनके मेलजोल को बढ़ाना होगा ताकि वे मुख्य धारा में आए। आतंक को जो स्थानीय स्तर पर समर्थन मिलता है उसे रोकने के लिए इनके नेटवर्क को तोड़ना होगा। इसके लिए भी प्रयास जारी हैं। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 102 ज्योति जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि सीमा पर लगातार बढ़ते खतरों के बीच हमारी रक्षा की तैयारी कैसी है? रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नौजवान मर रहे हैं, उनके बलिदान व्यर्थ जा रहे हैं। शहीदों के परिवार के लिए आप क्या सहायता कर रहे हैं? हमें और जनता को इस प्रश्न का उत्तर दें कि आप कौन सी नई नीतियां ला रहे हैं या फिर आप जनता को मूर्ख बनाकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नेता प्रतिपक्ष हमारी सरकार से यह प्रश्न पूछना चाह रही है कि हमारी सरकार देश के डिफेंस सेक्टर के लिए क्या कदम उठा रही है। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि हमने रक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए हैं। पहले हम अपनी आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर पूर्ण रूप से निर्भर थे, किंतु अब हम छोटे शस्त्रों से लेकर बड़े युद्ध पोत तक अपने देश में बना रहे हैं। इसमें पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने में हमें अभी समय लगेगा। हमने इजराइल से अत्याधुनिक ड्रोन तथा रूस से
मिसाइल रोधी प्रतिरक्षा प्रणाली प्राप्त करने के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इसके लिए हम रक्षा बजट को बढ़ा रहे हैं। हम सीमा पर पल पर एक खतरों से परिचित हैं, किंतु इसके लिए हमारी तैयारी पूरी है। आप इसका विश्वास रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से यह जानना चाहूंगी कि जब इनकी सरकार सत्ता पर थी तब इन्होंने देश के डिफेंस एक्ट के लिए क्या कदम उठाए थे, क्योंकि मैं आप सबको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जब हमारे देश पर कारगिल आक्रमण हुआ था, मैं दोहराना चाहूंगी कि जब हमारे देश पर कारगिल आक्रमण हुआ था तब हमारे देश का कितना नुकसान हुआ था, तब हमारे देश के कितने ही सैनिक मारे गए थे। क्या तब इनकी सरकार सो रही थी? क्या तब इनकी सरकार को देश का डिफेंस सेक्टर नजर नहीं आ रहा था? और आज जब हमारे देश का डिफेंस सेक्टर इतना मजबूत है तब ये हमारी सरकार पर यह इल्जाम लगा रही है कि सरकार देश के डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे आप सबको इस बात से अवगत कराते हुए अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि आज हमारे देश का डिफेंस सेक्टर इतना मजबूत है कि यदि कोई दुश्मन देश हमारे देश पर ईंट से वार करता है तो हम भी उनका पत्थर से जवाब देना जानते हैं। धन्यवाद। पूरक प्रश्न आराधना जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से इस विषय पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ कि सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, किंतु इन्हें रक्षा बलों के नीचे आने वाली व्यक्ति को अस्थायी कर दिया। देश की रक्षा जगत से दक्षिण कार्य अस्थायी कर्मियों के भरोसे कैसे होगा, कैसे होगा? रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष मोदी जी, जहाँ तक अस्थायी नियुक्ति का प्रश्न है, यह निर्णय हमें बड़ी ही विवश होकर लेना पड़ रहा है, क्योंकि रक्षा बजट का 55% वेतन और पेंशन ही खर्च हो जाता है, जिसके कारण रक्षा सेवाओं का आधुनिकीकरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हम सांसदों को ये विश्वास दिलवाते हैं कि जो कर्मी स्थायी सेवाओं से मुक्त होंगे उन्हें हम अन्य सेवाओं में समायोजित करेंगे। इसके लिए अन्य बलों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 104 कोमलप्रीत जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि शिक्षा का स्तर अभी भी गिरता जा रहा है। स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, ड्रॉप आउट की दर बढ़ती जा रही है, शिक्षित बेरोजगारी युवकों की फौज खड़ी हो रही है और स्कूलों में अभी भी मूलभूत संसाधनों की कमी है। सरकार इनको सुधारने के लिए दिशा में क्या कदम उठा रही है? शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी के उत्तर में यह बताना चाहूंगा कि हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आ रहे हैं, जिसे अप्रैल 2025 में लागू कर दिया जाएगा। इसमें हमने यह जोर दिया है कि बच्चे सिर्फ अधिक अंकों के पीछे न भागे, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास भी हो। इस नीति के द्वारा हम बच्चों का बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल वर्क पर जोर दे रहे हैं। अध्यापकों की कमी भी जल्दी पूरी की जाएगी। ड्रॉप आउट दर को रोकने के लिए भी लगातार प्रयास जारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि छोटे किसानों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वे लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं, उन्हें राहत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा। आप उनकी स्थिति सुधारने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह तो आप भी जानते हैं कि हमारे देश के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं, उनके परिवार का गुजारा ही फसल से मिली कीमत पर होता है। अगर ऐसे में किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत ही नहीं मिलेगी तो उनके परिवार का गुजारा कैसे होगा? सरकार इसके बारे में समाधान करेगी या किसानों की स्थिति यही रहेगी? जहाँ से सरकार फसलों के दाम दे रही है, मुझे तो नहीं लगता कि किसानों की स्थिति भी सुधरेगी। किसानों का आंदोलन लगातार लंबे समय से जारी है, सरकार के पास किसानों की समस्या का समाधान क्यों नहीं है? कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम छोटे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमने 3 लाख तक के कृषि कर्जों पर ब्याज माफ कर दिया है। हम उर्वरकों और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दे रहे हैं और हमने एक निश्चित राशि किसानों के खातों में सीधे तौर पर पहुंचा रहे हैं। हमने फसल बीमा योजना लागू की है ताकि किसानों के होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से महिला बाल विकास मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि कोरोना के बाद महिलाओं के विरुद्ध अपराध और बच्चों में कुपोषण की समस्या बढ़ गई है। इतना ही नहीं, बल्कि महिलाएं दहेज प्रथा का शिकार हो रही हैं और बेगुनाह लड़कियां दहेज की बलि का बकरा बन रही हैं। क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे महिलाओं को दहेज रूपी दानों का
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल सदस्यों को यह बताना चाहती हूँ कि जब से हमारे देश में कोरोना की समस्या आई है, इसके निवारण के लिए हम 6 वर्ष तक के बच्चों का विशेषकर ध्यान रख रहे हैं। हम घरेलू हिंसा महिलाओं के लिए एक नई हेल्पलाइन शुरू करने जा रही हैं। हम बच्चों के लिए एक विशेष योजना लेकर आ रही हैं ताकि हम उन्हें निःशुल्क पौष्टिक आहार उपलब्ध करवा सकें। हम जनता से यह आग्रह करते हैं कि वह महिलाओं व बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील रहे ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। धन्यवाद। कंचन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं संचार मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि संचार क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां लगातार सिमटती जा रही है और एक नई शेष कंपनी का एकाधिकार होता जा रहा है। इसमें हमें तो सरकार की मंशा सही नहीं लगती। संचार क्षेत्र में ग्राहकों को उत्तम सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है? संचार मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता कि हम एकाधिकार को बढ़ावा दे रहे हैं। हम सभी भी यह विश्वास रखते हैं कि संचार क्रांति के युग में हमें अधिक से अधिक कंपनियों की आवश्यकता होगी। हमने संचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए देश में 5G की सेवा आरंभ कर दी है। हमने BSNL को भी 1,64,000 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई है। प्रश्न संख्या 109 भारती जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि आपने रेल किराए में कई बार वृद्धि की है, किंतु यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में विशेष सुधार नहीं हो पाया। सुविधाएं उपलब्ध करवाने और यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? रेल मंत्री जी। Speaker sir, in reply to honorable member, I would like to inform this house that we are trying to improve the railway services. Soon, Wi-Fi and CCTV facilities will be available in all trains. The speed of trains will be increased. The seating capacity of the passengers is being increased from 72 to 83 in all the coaches of the trains, just so the safety of the passengers can be ensured. Thank you. अब प्रश्नकाल समाप्त होता है और शून्यकाल शुरू होता है। शून्यकाल 1 प्रभजोत जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि वे देश में बढ़ती विषमता, जर्जर होती अर्थव्यवस्था पर सरकार का पक्ष जानना चाहती हूँ कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार गर्त में जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, आम जनता जहाँ त्राही कर रही है, वहाँ चंद पूंजीपतियों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई है। देश के 70% संसाधन केवल 10% लोगों के पास सिमट कर रह गए हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इस विषय पर सरकार की मंशा को स्पष्ट करें। धन्यवाद। वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, हम पर यह आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है कि हम चंद पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियां बना रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम सस्ती कीमत पर मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं और स्वरोजगारों के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हाँ, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अर्थव्यवस्था की गति में कुछ शिथिलता आई है। आज का युग वैश्वीकरण का युग है। यदि एक देश में मंदी आती है तो इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है और हम निर्माण के क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके और रोजगारों को बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। कानून व्यवस्था की स्थिति पर कानून को प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देश की कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत नाजुक है। आए दिन सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। सबसे अधिक खतरा महिलाओं की सुरक्षा को है। अपराधियों के हौसले इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि वे दिन दहाड़े ही लूटपाट तथा खून खराबे को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अपने आप को अपने घर से बाहर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और न्यायालय में शीघ्र न्याय नहीं मिल पाता, जिससे प्रभावशाली व्यक्ति सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने की फिराक में रहते हैं और कई बार सफल भी हो जाते हैं। मैं ये मांग करती हूँ कि सदन सभी कार्यों को स्थगित करके इस प्रस्ताव पर विचार करें। प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी,
कानून व्यवस्था वैसे तो राज्य का विषय है, फिर भी हम स्थिति को सुधारने के लिए दिन रात तत्परता से कार्य कर रहे हैं। हमने राज्यों को इस कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि जारी की है ताकि पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जा सके। हम अपराधियों का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन करने जा रहे हैं ताकि वह किसी भी राज्य में हो उन्हें पकड़ा जा सके। हम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाएंगे ताकि ऐसे अपराधियों को पकड़कर जल्दी से जल्दी सजा दिलवाई जा सके। हम राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। हमें आशा है कि स्थिति जल्दी ही नियंत्रण में आ जाएगी। धन्यवाद। माननीय सभासदों, मिस वीरपाल जी ने काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अब प्रश्न यह है कि इस काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या ना किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे हाथ खड़ा करें। महासचिव जी, सदस्यों की गणना की जाए। जी अध्यक्ष जी, सदस्यों की गणना कर ली गई है। जो सदस्य इसके पक्ष में नहीं है वे हाथ खड़ा करें। महासचिव जी, सदस्यों की गणना की जाए। सभासदों, इस प्रस्ताव के लिए नहीं कहने वालों का बहुमत है, नहीं कहने वालों का बहुमत है, नहीं कहने वालों का बहुमत है। अतः यह प्रस्ताव बहुमत से अस्वीकार किया जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, रमनजोत जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर खींचना चाहती हूँ। मैं सरकार को पत्थरों की बढ़ती कीमत की याद दिलाना चाहती हूँ, जिससे कि आम आदमी त्राही कर रहा है। प्याज का उत्पादन केवल 4% ही कम हुआ है, बल्कि 200% महंगाई बढ़ चुकी है। फल और सब्जियाँ गरीबों की थाली से गायब हो चुकी है। सरकार चुनाव पूरी तरह दाम लगाने में ऐश मच रही है, जिससे कि इनकी नीयत पर संदेह पैदा हो गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ये बताने का कष्ट करे कि आम आदमी के लिए राहत भरे दिन कब आने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि ये कितने सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये अच्छे दिन कभी आएंगे। खाद्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं सांसद को आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि महंगाई की समस्या हमें विरासत से मिली है। आज इसको नियंत्रित करने में हमें कुछ समय लगेगा। इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। किसानों को परंपरागत फसलों के बजाय तिलहन और दलहन पर आधारित फसलों तथा नकदी फसलों, फल और सब्जियों के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए चीनी तथा आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जा रहा है। जमाखोरों पर कार्रवाई करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। व्यापारियों को नियमित रूप से उपयोग में आने वाले सामान के स्टॉक की सीमा निर्धारित की गई है। यदि उनके पास स्टॉक से ज्यादा सामान पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानून में जमाखोरों के लिए जुर्माना और सजा का प्रावधान है, इसलिए हमने उनको निर्देश जारी कर दिया है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि यह सरकार हमारी निजता के उल्लंघन पर उतर आई है। यह हमारे मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट की निगरानी करवाने में लगे हुए हैं। ये हमारे मोबाइलों में विदेशों से मंगवाकर ऐसे खतरनाक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा रहे हैं जिससे हमारी सारी जानकारी हैक की जा सके। यह संसद होने के साथ साथ एक आम नागरिक होने के नाते भी मेरे अधिकारों का हनन है। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि यह सरकार इतना डरती क्यों है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारी जासूसी नहीं करवाते। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। धन्यवाद। महासचिव जी, माननीय संसद का प्रस्ताव जांच समिति को भेज दिया जाएगा। जी अध्यक्ष जी, भेज दिया जाएगा। अब कार्यविधि आरंभ होती है। गृह मंत्री जी, विधेयक संख्या 8 2022 का प्रथम वाचन प्रस्तुत कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रस्तावित विधेयक राष्ट्रीय परिवार पहचान पत्र 2022 से संबंधित है। इस विधेयक का उद्देश्य है कि नागरिकों के पास एक समान परिवारों के पास एक पहचान पत्र हो। इससे जहां देश के नागरिकों को अपनी पहचान सिद्ध करने में सरलता होगी, वहीं गलत तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों पर नकेल कसी जा सकेगी। सरकार ने जो मुहिम चलाई है ये कि स्कूलों के अंदर यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम आयोजित किया जाए, इसके पीछे बहुत बड़ा एक मकसद है कि हम टीवी में देखते हैं कि हमारा संसद का प्रोग्राम चल रहा होता है और जिसमें भाग लेते हैं हमारे सांसद, हमारे चुने हुए, और मोस्टली वो बात चलती है तो किसी समझ में नहीं आती और फट उसको बंद करके फिर दूसरा चैनल चला लेते हैं। इस माध्यम से ये बताया गया है कि हमारे अध्यक्ष महोदय, महासचिव समय के अंदर
तो तैयारी की है। कोई रक्षा मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई हमारा विपक्ष का नेता है, बड़े जोश और जज्बे के साथ आपने भाग लिया और बड़े ही अच्छे मुद्दों को उठाए। आज हमारे देश की जो समस्या है ना, उन समस्याओं की तरफ आपने ध्यान जो खींच के लेके गए हो, जैसे परिवार पहचान पत्र की बात थी, हमारी महंगाई की बात थी, हमारी सीमा की बात थी, ये सब बातें जो है ना वो इस तरफ हमारा ध्यान भी खींचते हैं। तो सरकार ने जो स्कीम चलाई हुई है उसका भरपूर फायदा हम उठा रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो आप लोगों ने, आपके जो डेडिकेटेड स्टाफ है जिन्होंने आपकी तैयारी करवाई है, वो भी बधाई के पात्र है। ਅੱਜ ਵੱਡਾ-ਗੁੜਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਕਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਪਕਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਨਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸੀਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵੀ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਹੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मैं सुनीता बिश्नोई, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ागुड़ा। विभागीय आदेशों के अनुसार हमने जो हमारी वास्तविक संसद का सारा सिस्टम है उसी के एक छोटा प्रारूप हमने युवा संसद के रूप में तैयार करवाया, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को इस सारी कार्य प्रणाली के बारे में अच्छा ज्ञान हो, ताकि कल को ये वहाँ तक पहुँचे तो इनको कुछ ना कुछ पहले इनकी तैयारी हो।